नमस्कार दोस्तों। पिछले किस्त में आपने देखा कि नीरज को अपने बेटे सतीश के साथ वाद विवाद के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है और साधना घबराकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उम्मीद है बच जाएंगे। उसके बाद आगे साधना घबराकर नीरज के वार्ड में जा पहुंची। पति की हालत देखकर उसका सिर चकरा गया। अपने चारों तरफ अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। पलंग पर बेसुध पड़े नीरज नली के द्वारा सांस ले रहे थे। सप्ताह भर नीरज अस्पताल में रहे। साधना अधिकतर उनके पास ही बैठी रहती। तीनों बेटियों ने घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। बिजिया स्कूल से सीधे अस्पताल आती और जरूरी दवाइयाँ वगैरह खरीद कर रख देती। अस्पताल से घर आने के उपरांत भी नीरज बिस्तर पर पड़े रहे। साधना का भी रक्तचाप प्राय कम हो जाता। भविष्य की चिंता ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया। अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि सतीश ने विवाह कर लिया और अपने विवाह का समाचार भी नहीं दिया। उसका विवाह होने के पश्चात ही साधना को खबर हुई। उसका दिल रो पड़ा। धीरे धीरे यह खबर नीरज ने भी सुन ली थी। उन्हें चारों तरफ रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। भाई ने भी किनारा कर लिया था। जहां दौलत हो वहीं दुनिया भागती है। सतीश अपनी पत्नी के साथ अपने माँ बाप के पास रहने लगा। उन्होंने दूसरा मकान खरीद लिया था और सब वहीं रहते थे। भाई के जाने के बाद नीरज ने दूर के रिश्तेदारों से संपर्क किया, पर आखिर हार कर नीरज ने सतीश पर केस कर दिया। केस चलता रहा पर फैसला न हो पाया। साथ ही वकीलों को पैसे देते देते नीरज तंग आ गए। कमाई हो नहीं रही थी और खर्चे ज्यों के त्यों थे। गहने बेचकर साधना पैसों का बंदोबस्त करने लगी, पर गहने भी कब तक साथ देंगे, यही सोचकर दोनों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। नीरज तो अब सीढ़ियों से भी नहीं उतर पाते थे। थोड़ा चलने पर ही उनकी सांस फूलने लगती। एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और वह फपक कर रोने लगे। साधना उन्हें धीरज बंधाते हुए खुद भी रोने लगी। बिजिया चाय बनाने रसोई में जा रही थी कि माता पिता को रोते हुए देखा। वह पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग हैं ना। बेटा, तुम लोग तो हो, पर अब घर कैसे चलेगा। नीरज हताश स्वर में बोले, मैं जनवरी महीने से साड़ियों की एक दुकान में काम करूंगी। बिजिया ने धीरे से कहा, क्या तुम काम करोगी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। नीरज आश्चर्य से बोले, मैं प्राइवेट परीक्षा देती रहूंगी। पर तुमने नौकरी के लिए कब सोचा और तुम्हें अचानक मिल कैसे गई। साधना भी हैरान थी। मैं काफ़ी समय से नौकरी की तलाश कर रही थी, अंततः मुझे यह नौकरी मिल गई। नहीं बेटा, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी नौकरी की वजह से सुधा का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। समाज में हमारा मजाक उड़ेगा। पिताजी, समाज की चिंता क्यों करते हैं। समाज तो हमें खाने के लिए कुछ देगा नहीं। फिर आज जमाना बदल गया है, अब नौकरी को कोई हेय दृष्टि से नहीं देखता। पर बेटी, परवर कुछ नहीं। सुधा भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएगी। क्या सुधा भी काम करेगी। नीरज के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। बिजिया बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए चली गई। नीरज ने आश्चर्य से साधना से पूछा, ये लड़कियां कब से यह सब योजना बना रही थी। मुझे तो कुछ पता न था। देख लो साधना, कैसा बुरा वक्त आ गया है। मेरी बेटियां अब नौकरी करेंगी। कहते हुए नीरज का गला रूंध गया। समय गुजरता गया। सुधा बच्चों के स्कूल में अध्यापिका बन गई। रेनू घर पर ही सिलाई करने लगी। बिजिया साड़ियों के स्टॉल पर प्राइवेट पढ़ाई करती रही। तीनों बेटियों ने इतनी कुशलता से कार्य किया कि उनका खर्चा आसानी से निकल आता। इधर नीता के भी 2 लड़के हो चुके थे। उसने अपने छोटे बेटे सोनू को पीहर में ही छोड़ दिया। वह जानती थी कि पिताजी घर में रहते हुए बहुत बोर होते होंगे, अतः बच्चे की चहल पहल से कुछ वक्त गुजर जाएगा। सोनू भी सारा दिन नाना जी करते नहीं थकता था। सावन का महीना था। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रह रह कर बिजली चमक रही थी। साधना
बेचैनी से घर में टहल रही थी। सुधा अभी तक स्कूल से नहीं लौटी थी। वह सुबह छतरी ले जाना भी भूल गई थी। साधना घबरा रही थी क्योंकि स्कूल बंद हुए भी 1 घंटा बीत गया था, जबकि घर से स्कूल की दूरी आधे घंटे की ही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद सुधा आ गई। हड़बड़ाते हुए साधना दरवाज़ा खोलने गई। हाँ, सुधा ही थी, पर उसके साथ एक नौजवान भी था। उसे देख साधना का दिल एक बारगी धड़का, पर स्वयं को नियंत्रित कर वह उसे अंदर आने के लिए बोली। फिर सुधा को सूखे बस्तरों में देखते हुए पूछा, अरे आज तो तुम छतरी ले जाना भी भूल गई, फिर भीगी कैसे नहीं, और देर भी बहुत कर दी। माँ, जानती हो आज क्या हुआ? सुधा सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझे बस स्टॉप पर खड़े आधा घंटा हो गया था। वहाँ इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। मुझे तो लगा आज मैं पूरी भीगने वाली हूँ, पर सूरज जी आ गए तो इनके साथ टैक्सी में आ गई। अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गई। माँ, यह सूरज जी हैं, यह भी हमारे स्कूल में शिक्षक हैं। सूरज ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। अच्छा हुआ बेटा जो तुम इसे ले आए। कहते हुए साधना रसोई में चली गई। लगभग 1 घंटे तक वे सभी बात करते रहे। रेनू और विजया भी बगल में आकर बैठ गई। सूरज के सादगीपूर्ण व्यवहार ने साधना और नीरज को भी आकर्षित किया। उसके जाने के बाद रात को 9 बजे के करीब विजया अपने पिता के कमरे में जा पहुंची। सोनू अपने नाना की गोद में बैठा खेल रहा था। पिताजी, एक बात पूछूं? विजया जमीन पर बैठते हुए बोली। हाँ हाँ, पूछो। वह सूरज जी आए थे ना, वो आपको कैसे लगे? कैसे का क्या मतलब? नहीं, यूँ ही ठीक हैं, सभ्य हैं। दरअसल अब बोलो भी, साधना चिढ़ गई। दरअसल सुधा और सूरज आपस में प्यार। क्या? नीरज गुस्से से बोले। पिताजी, आप नाराज मत होइए। वह करीब आती हुए बोली, इसमें बुरा क्या है? सूरज के माता पिता भी सुधा को देख चुके हैं, उन्हें वह पसंद है। अब आप भी हाँ कर दीजिए ना। जब तुम लोगों ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है तो मुझसे क्यों पूछती हो? पर आपकी हाँ पर ही तो शादी होगी। आप हाँ करिए ना। विजया नीरज का हाथ पकड़कर यूं झकझोरने लगी मानो वह कोई खिलौना मांग रही हो। अच्छा बाबा, ठीक है, नीरज झल्लाते हुए बोले। सुधा की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। नीता ने भी आगे बढ़कर सारा कार्य संभाल लिया। फिर लड़के वालों की तरफ से दहेज की कोई मांग भी नहीं थी। अतः विवाह बिना किसी विवाद के संपन्न हो गया। सुधा का विवाह इतना आसानी से होगा इसकी कल्पना तो कभी नीरज ने की ही नहीं थी। उन्हें अब महसूस हो रहा था कि अगर वह खुद लड़का खोजते तो भी सुधीर जैसा दामाद न खोज पाते। इसके बाद 2 वर्ष यूं ही बीत गए। अब विजया भी बीए पास कर एक बैंक में नौकरी करने लगी थी। एक दिन नीता ने आकर अपनी ननद के देवर के साथ रेनू की शादी की बात चला दी। आनन फानन में सब तरफ से रजामंदी भी हो गई। देखते ही देखते रेनू भी पराई हो गई। घर और बाहर का कार्य कुशलता से संभालती हुई विजया को भी अपना जीवन साथी मिल गया। एक ही बैंक में काम करते हुए सोमेश को वह चाहने लगी। सोमेश भी उसे चाहता था और एक दिन उसने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। पर विजया अपने माँ बाप को यूँ नहीं छोड़ सकती थी। अतः उसने अपनी व्यवस्था सोमेश को बता दी। उस दिन उन्होंने पूरा दिन अपनी गुत्थियों को सुलझाने में बिता दिया। सोमेश के घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी। आखिर सोमेश ने समस्या का समाधान करते हुए कहा कि शादी के बाद भी विजया कार्य करते रहेगी और वो अपनी तनख्वाह मायके वालों को देगी। नीरज और साधना को भी सोमेश भा गया। अगले महीने ही उनकी शादी की तिथि निर्धारित हुई थी कि नीरज चल बसा। माँ, सुबह हो गई, विजया साधना को झकझोरते हुए बोली। अमावस्या की रात बीत चुकी थी। दिए ने अपनी रोशनी खो दी। काला धुआं सीधी लकीर की भांति उठता हुआ गगन की तरफ जा रहा था। आखिर सभी को तो इसी तरह विलीन होना है। फिर वही दिन होगा, वही रात, वही कार्य, पर वे दिन रात पहले जैसे न होंगे। घुटनों पर हाथ रखते हुए साधना धीरे से उठने लगी।